क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा रहा, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एफआईएस की तो लगातार जो बिकवाली है वो जारी है। कैश मार्केट में 1265 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। 2149 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। तो क्लियरली डीआईएस का भरोसा जो है वो अब भी इंटैक्ट है भारतीय बाजार पर। एफआईएस की बिकवाली का दौर अब भी जारी। वायदा बाजार की अगर बात करेंगे, खरीदारी के आंकड़े यहाँ पर दिखेंगे। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 3012 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से 4899 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। तो सिर्फ एफआईएस की कैश मार्केट की बिकवाली को छोड़ दें, इसके अलावा कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी है और वायदा बाजार में भी एफआईएस की तरफ से खरीदारी के ही आंकड़े आते हुए दिखे हैं। चलिए तो यहां से भी कह सकते हैं डीआईएस की खरीदारी और वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी को एक पॉजिटिव के तौर पर आज सुबह सुबह जरूर समझा जा सकता है। विदेशी बाजार पॉजिटिव है और एफआईएस डीआईएस का एक्शन यहां पर आपने देखा। लेकिन भारतीय बाजार के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा नजर आएगा, आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी बिल्टअप आपको करनी चाहिए, चलिए ये आपको बताते हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार ने अपने आप को संभाला, हरे निशान के साथ हल्की सी तेजी जरूर दिखी, लेकिन ट्रेड्स जो है बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस जरूर दिखा रहे थे। आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? मॉर्निंग मार्केट 5 हफ्तों की वट का जो वो थमा और कई रहा हफ्ता काफी वाइल्ड स्विंग्स रहे। 15700 से लेकर ये रेंज बेसिकली और वहां पर बैंड के पास है। आज भी सेशन की शुरुआत दिख रही है पॉजिटिव होते हुए एशियन मार्केट्स के क्लूज को देखते हुए। मेरे हिसाब से आपकी नजर 16400 पे होनी चाहिए बैंक निफ्टी में, बिकॉज उसके ऊपर आप देखेंगे ये रेंज एक्सटेंड होगी ऊपर के साइड पे करीब 16600-700 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यस, बायस पॉजिटिव साइड पे है, बट 16400 का ब्रेक होना जरूरी है निफ्टी में। वहीं बैंकिंग इंडेक्स में जिस तरीके से रिकवरी आई है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये एक्सटेंड होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ 34600 का लेवल आज के सेशन में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एज अ रेजिस्टेंस। अगर वो क्रॉस करते हैं तो आप उसको 34900 इंट्राडे में ही देखेंगे और नीचे पे 33900 से लेकर 33600 ये जोन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह करेंगे इन द बैंकिंग इंडेक्स। ये तो इंडेक्स पर आपकी स्ट्रैटेजी की बात हुई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस कहां पर आप देख रहे हैं? सेक्टर्स कौन से हैं जो कि आपके हिसाब से आज फोकस में रहेंगे? देखिए यहाँ पे दोनों ही स्टॉक मेरी बाय साइड के होंगे। सबसे पहला स्टॉक मेरा कैपिटल गुड सेगमेंट में है। सीमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो वो काफी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके की स्ट्रेंथ दिखाई है इसने पूरे उसमें वो काफी क्रिटिकल है। तो 2320 के स्टॉप के साथ मुझे लगता है कि 24 से 60 तक के टारगेट्स के लिए सीमेंट्स को आप लॉन्ग कर सकते हैं। और वहीं सन फार्मा फ्रॉम दी फार्मा स्पेस, फार्मा और एफएमसीजी मेरे हिसाब से ये काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो ये आपका फोकस जरूर होना चाहिए। तो 895 के स्टॉप लॉस के साथ 950 तक के टारगेट्स के लिए सन फार्मा को भी आप देख सकते हैं। चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन अजीत की तरफ से आते हुए दिख रहा है। अजीत, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए और बाजार पर और साथ ही स्टॉक्स पर अपना नजरिया हमारे बीच रखने के लिए। सीमेंस पर खरीदारी की राय यहाँ पर नजर आती हुई 2460 के टारगेट्स को यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं और 2320 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। साथ ही सन फार्मा अगर देखें, यहाँ पर भी फार्मा स्पेस में हम देख रहे हैं मोमेंटम है और इसी के चलते सन फार्मा पिछले हफ्ते हमने न्यूज़ फ्लोज भी देखे थे जिसके चलते स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाई थी। 895 के स्टॉप लॉस के साथ 950 तक के टारगेट्स ये आज ही आज देख सकते हैं। करीब 4% की तेजी के साथ ये स्टॉक में फ्राइडे सेशन में हमने क्लोजिंग देखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि ओवर दी वीकेंड कौन सी खबरें आती हुई दिखी जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, कौन से नतीजे रहे, क्योंकि रिजल्ट हैवी काफी हद तक हम देख रहे हैं तमाम सेशंस हैं और वीकेंड के दौरान कई सारे नंबर्स भी आए हैं। चलिए सब कुछ जान लेते हैं शरद से। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं, शुरुआत नतीजों के साथ कीजिए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि श्री सीमेंट निफ्टी की अर्निंग्स आई थी वीकेंड में। यहाँ पे देखा जाए तो रेवेन्यू लार्जली इनलाइन थी, लेकिन सारे जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे बिड्डा ले लीजिए, मार्जिन्स ले लीजिए, यहाँ पे इनपुट कॉस्ट प्रेशर के कारण जो है नतीजे जो आए हैं एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं। एनटीपीसी के आंकड़े देखें तो अच्छे नतीजे देखने मिले। रेगुलेटरी इनकम में एक जंप आया है और आंकड़ों में भी जो आप रेवेन्यू, एबिडा, पैट मार्जिन्स जो है स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स है। पावर ग्रिड कंपनी एक रेगुलेटेड बिजनेस है और लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने
देखने मिले। अगर आप पावर ग्रिड के आंकड़े को हम लोग देखें तो अब ये मेन अर्निंग्स के बाद आपके नई जो आईपीओ आई है न्यू एज टेक कंपनी पेटीएम, ये फोकस में रहेगा। हालांकि मिक्स्ड जो है नतीजे देखने मिले हैं, आय में लगभग 90% का ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन जो लॉसेज है वो बड़ी है। और कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि जो उनका जो EBITDA गाइडेंस है पॉजिटिव होने का, दूसरी तिमाही वित्त साल 2023 में जो होगी। इसके अलावा भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं। यहाँ पे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अगर सिक्वेंशियली देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो एक अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। जो ऑर्डर बुक है वहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट पिकअप देखने मिली है। तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट कमेंट्री भी स्ट्रांग रही है। जेके सीमेंट सरप्राइजिंगली सीमेंट कंपनियों के एक टाइप से आउट परफॉर्मर रहा है। इस बार जो है नेट प्रॉफिट में भी तो थोड़ी सी ज़्यादा उछाल देखने मिली है। ऑफकोर्स यहाँ पे वन ऑफ्स हुए हैं, टैक्स रेट्स कम थे और इसके अलावा एक हायर अदर इनकम का था पोर्शन, हालांकि मार्जिन में ज़रूर दबाव था। शारदा एनर्जी जो था यहाँ पे ऑफकोर्स ओवरऑल जो आयरन ओर और मेटल अलॉयज़ का जो अनाउंसमेंट आया वो द वीकेंड, वो थोड़ी नेगेटिव ज़रूर रहेगी, लेकिन कंपनी के रेवेन्यूज़ देखिए 51% ग्रोथ आया है। और आपके जो फेरो अलॉय सेगमेंट है यहाँ पे 2 गुना हो गया रेवेन्यू। तो ऑफकोर्स ये स्टॉक फोकस में रहने वाला। वर्धमान टेक्सटाइल में भी आप देखिए आय और मुनाफे दोनों में 40% से ऊपर का उछाल देखने मिला है। अमारा राजा बैटरीज लगभग सपाट आंकड़े देखने मिले हैं। हालांकि अगर उनका पैट देखें तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ ऑलमोस्ट कम हो चुका है पैट, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें। और शोभा जो है रियल एस्टेट स्पेस में जो है बहुत शानदार आंकड़े लाए और एक डेट रिडक्शन का भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसके कारण जो है ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। ओके, तो क्लियरली श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, शोभा, ये तमाम कंपनियों के नंबर्स और कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे, लेकिन रियल एस्टेट और सीमेंट पैक है जिस पर खास तौर से आपको आज के लिए नजर रखनी चाहिए। चलिए इसी के साथ खबरें कौन सी हैं शरद, वो भी बताएं। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले इन्फोसिस रहने वाला है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि बोर्ड ने जो अप्रूव कर दी है सलील पारेख को जो CEO और MD अगले 5 साल के लिए। तो ये बहुत पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक के लिए है। और पेटीएम में भी एक आया है और ये ज़रूरी है क्योंकि विजय शेखर शर्मा इनको भी 5 साल के लिए जो है हेड जो MD CEO है दिसंबर 2027 तक के लिए जो बना दिया गया है। इसके अलावा कंपनी जो है लगभग 950 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है उनके इंश्योरेंस आर्म में और वो अप्लाई करने वाले इंश्योरेंस स्पेस में IRDAI से। अब जो है बात करते बहुत सारी न्यूज़ फ्लोज आए हैं, तो स्पेशली आप देख सकते हैं कि स्टील के स्टॉक्स जो है थोड़े आज प्रेशर में रह सकते हैं क्योंकि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो लागू कर दिया गया है मेजर स्टील प्रोडक्ट्स में। और अब याद रखिए ये सब स्टॉक्स में रैली देखने मिलती है स्टील स्टॉक्स में क्योंकि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बेटर थे और ऑफकोर्स डोमेस्टिक प्राइसेस जो है वो थोड़े कम्पिटिटिव थे। तो इसके अलावा जो है आपका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, गुडरेक ग्रुप, जयश्री टी, ये सारे टी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और यहाँ पे जो टी स्पोर्ट्स का जो टारगेट है उसको डबल कर दिया गया है 2025 के लिए। तो ऑफकोर्स टी स्टॉक्स जो है वो मूवमेंट में आज बहुत रह सकते हैं। नीलकमल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक स्टॉक्स ये भी फोकस में रहेंगे। गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आई है कि वो कस्टम ड्यूटी जो रॉ मटेरियल होती है प्लास्टिक्स की उसको और उसके जो इंटरमीडियरी है उसको घटाएंगे। तो ऑफकोर्स स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शंस देखने मिलेगा। और पॉजिटिव रिएक्शंस की बात करें तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। और जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है FY23 के लिए। अगर पहले 1.05 लाख करोड़ अलॉकेटेड था, अब जो है 1.1 लाख करोड़ और उस पर ऐड कर दिया गया। तो इसके कारण जो है 2.15 लाख करोड़ का जो है सब्सिडी आ चुका है। केपरी ग्लोबल भी फोकस में रहेगा। बोर्ड ने जो है अप्रूव कर दिया राइट्स इशू, लगभग 1200 करोड़ का राइट्स इशू रहेगा। जेट एयरवेज जो है DGCA से उनको एक मिल गई है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो वो 2 राउंड्स किए थे फ्लाइंग का लास्ट वीक, तो उसके ऊपर जो है कमर्शियल लाइसेंस मिल गए। तो उड़ने का जो है परमिशन अब मिल चुका है कमर्शियली। अप्रैल की एविएशन डेटा के बारे में बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन में शानदार मार्केट शेयर गेन देखने मिली है। ऑलमोस्ट 4% बढ़ के 58.9% हो गई। हालांकि अगर दूसरे तरफ देखें तो विस्टारा, एयर इंडिया और स्पाइसजेट उन्होंने मार्केट शेयर गंवाई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। आखिर में टोरेंट फार्मा फोकस में रहेगा। बोर्ड जो है 5 जो है मई 25 को मिलेंगी और बोनस इशू पे विचार करेंगे। ऑलराइट शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं और कई सारे नतीजे भी हैं जिसके चलते आज स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस काफ़ी आते हुए दिख सकते हैं, तो इस पर आपको खास तौर से नजर रखनी है। लेकिन चलिए अब कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कमोडिटी मार्केट्स पर आज के लिए आपको क्या करना चाहिए वो समझने की कोशिश करते हैं। रवि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो डॉलर में जो कमजोरी के माहौल देखने को मिले हैं, हफ्ते भर में हमने सोने के ट्रेड्स में देखा है करीब 2% तक की बढ़त। डोमेस्टिक मार्केट्स का हाल आप कैसे देख रहे हैं और साथ ही विदेशी बाजार में जिस तरह के ट्रेंड हैं, आपकी राय बुलियन मार्केट, गोल्ड, सिल्वर दोनों पर क्या होगी?
गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस हिसाब से आज डॉलर इंडेक्स में गिरावट है तो पूरा नेचुरल गैस के अलावा, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर न्यूज के हिसाब से वो एक डाउन है, बाकी उसके अलावा सारे जो मेजर कमोडिटीज है, वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हो, बुलियन हो या क्रूड हो, सारे एक पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लग रहा है कि ये डॉलर इंडेक्स की गिरावट एज वेल एज अगर आप बॉन्ड यील्ड्स की भी बात करें तो वो भी 2.82 के पास है, तो वो भी 3 के लेवल से नीचे आया है। मुझे लग रहा है दोनों कुजन है, अभी प्राइसेस को सपोर्ट अच्छा कर सकते हैं, तो एक बाइंग का मौका ढूंढना चाहे। गोल्ड में मेरे हिसाब से जून कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहे 51,200 एंड 51,800 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 50,300 का स्टॉप लॉस लगा है। सिल्वर में भी लास्ट वीक में पर्टिकुलर गोल्ड के सामने सिल्वर ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि लास्ट वीक जो इंडस्ट्रियल मेटल्स ने अच्छा सपोर्ट नहीं किया था। मुझे लग रहा है आज वहाँ भी एक शॉर्ट कवरिंग जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में मिल सकता है। 61,400 का लास्ट क्लोजिंग है, इसको बाय करें 61,200 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड मेरा मानना है 62,500 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बेस मेटल्स में रिकवरी दिख रही है, तो लग रहा है कि ये हफ्ते थोड़ा सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। ये एनर्जी पैक में क्या करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल गैस में कमजोरी का ट्रेड हम देख रहे हैं, वहीं चीन में लॉकडाउन में जो राहत के खबरें आती हुई दिखी हैं, इससे कच्चे तेल को सहारा जरूर मिला है। ब्रेंट 113 के आसपास ट्रेड करता हो $113 के पास नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है घरेलू बाजार में कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड की स्थिति कैसी रहेगी? जरूर से आज लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो डॉलर इंडेक्स का सपोर्ट है, साथ में थोड़ा रिस्क ऑन माहौल है, तो आई थिंक क्रूड में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये न्यूज से 2% के तेजी के साथ क्लोज हुआ था एंड लगातार 4th वीक था कि क्रूड है वो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ। लग रहा है कि एक्सटेंड हो सकते हैं। 8600 के करीब क्रूड में क्लोजिंग था। मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अपर साइड 8800 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 8550 पर लगा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस थोड़ा वॉल्टाइल है या गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है, बट यस आई थिंक ये जो क्रूड के प्राइसेस है वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलना चाहिए। साथ ही बेस मेटल्स पर भी क्विकली अपना नजरिया बता दीजिए, कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर बिल्टअप हो रही है क्या? हाँ, जरूर से बेस मेटल में मुझे एल्यूमिनियम पसंद है। वहाँ पे लगातार एलएमई में इन्वेंटरीज के इश्यू आ रहा है। कैंसल वारंट रेशियो 60% के करीब पहुंच चुका है, तो वहाँ पे एक अच्छा बाइंग का मौका है। 253 के टारगेट के लिए बाई करें। 242.80 का स्टॉप लॉस लगा है। वहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मौका आपको बाइंग साइड कॉपर में भी मिलेगा। 770 के करीब कॉपर क्लोज हुआ था। 765 के स्टॉप लॉस के साथ 780 के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। तो दो कमोडिटी कॉपर एंड एल्यूमिनियम बेस मेटल्स में बाय कॉल लिया जा सकता है। ओके, ये राय आपको मिलती हुई। रवि, शुक्रिया कमोडिटी मार्केट्स पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। तो क्लियरली कमोडिटी मार्केट्स में हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में खरीदारी के मौके हैं। कच्चे तेल में जो तेजी है वो आगे कायम रह सकती है। क्रूड घरेलू बाजार में भी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और आगे भी ये तेजी जारी रहेगी। और एल्यूमिनियम और कॉपर में भी बाय कॉल्स इनिशिएट करने की राय रवि की तरफ से आती हुई। लेकिन चलिए सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर आज कहाँ नजर रहेगी, क्या खबर है, इस पर आपको जानकारी देते हैं। और स्टील शेयरों पर आज फोकस रहेगा, क्योंकि सरकार ने सभी बड़े स्टील प्रोडक्ट्स पर 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। जी हाँ, ड्यूटी में बदलाव का क्या असर होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ अशेषा जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग अशेषा, बताएं स्टील सेक्टर से जुड़ी खबरें क्या आती हुई दिख रही हैं, ड्यूटी में बदलाव क्यों किए गए हैं और इसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ कौन से स्टॉक्स पर पड़ते दिखेंगे? हाय, गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि आपने बताया, सभी मेजर स्टील प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। जो पहले 0% थी वो अब इम्पोज कर दी गई है और 15% रेट की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। बाकी आयरन ओर की बात करें तो उस पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट बढ़ा दिया गया है। जो पहले 30% था वो बढ़ाकर 50% कर दिया है। और पैलेट्स पर भी एक एडिशनल एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है 45% की। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी जो थी कई स्टील के रॉ मटीरियल्स पर, कोकिंग कोल, पैलेट, उन सब की बात करें तो उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो घटा दी गई है। लेकिन जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है वो ज़्यादा नेगेटिव है और उसी के चलते स्टॉक्स पर आज इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसका प्रभाव क्या हो सकता है? एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के कारण जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती थी वो सब अब डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेगी, जिसके कारण सप्लाई बढ़ जाएगा और उसी के चलते प्राइसिंग पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी पर अल्टीमेटली कंपनीज के इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है।
इंटरनेशनल स्टील प्राइसेस इसके बावजूद हायर ट्रेंड पर रह सकते हैं, बिकॉज इंडियन स्टील का ग्लोबल स्टील शेयर में ग्लोबल स्टील मार्केट में 5% शेयर है, और उसी के चलते इंडियन स्टील अगर ग्लोबल मार्केट से निकल जाएगा तो हम एक सप्लाई शॉर्टेज देख सकते हैं, जिसके कारण ग्लोबल स्टील प्राइसेस एलिवेटेड लेवल पर सस्टेन कर सकते हैं। इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें तो स्टील सेक्टर में टाटा स्टील, JSPL, जिंदाल स्टील, इन सब कंपनियों पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ आयरन और कंपनीज यानी कि NMDC, GMDC पर भी हम इम्पैक्ट देख सकते हैं, और स्टेनलेस स्टील कंपनीज जिंदाल स्टेनलेस स्टील और जिंदाल स्टेनलेस स्टील हिसार पर भी इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट ड्यूटी का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। एनालिस्ट का मानना है कि आयरन ओर के प्राइसेस अराउंड 3000 रुपीज़ पर टन से कम हो सकते हैं, और स्टील के प्राइसेस अराउंड 10,000 रुपीज़ पर टन तक कम हो सकते हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। जो सेक्टर्स स्टील कंज्यूम करती है उनके लिए एक पॉजिटिव होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर में है पिछले कई महीनों से, उनके लिए एक पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल, इन सब सेक्टर्स के लिए एक पॉजिटिव है। CLSA की एक नोट आई है स्टील सेक्टर पर इसी एक्सपोर्ट ड्यूटी के चलते, जहां उन्होंने अपने सभी स्टॉक्स को अंडर परफॉर्म का रेटिंग दिया है। उन्होंने टाटा स्टील को डाउनग्रेड कर दिया है, अंडर परफॉर्म का रेटिंग दिया है वर्सेस पहले जो बाय का रेटिंग था। उन्होंने JSW स्टील को भी सेल का रेटिंग दिया है, और JSPL को भी बाय से आउट परफॉर्म का रेटिंग दिया है। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक प्राइसेस एक्सपोर्ट ड्यूटी के चलते करेक्ट हो सकते हैं, और उसी के चलते अक्रॉस द बोर्ड स्टील सेक्टर में हम आज इम्पैक्ट भी देख सकते हैं। ओके आशीष, आपका शुक्रिया ये खबर हमें बताने के लिए। तो क्लियरली स्टील डोमेस्टिक अगर बात करें, प्राइजेस जो स्टील के हैं कुछ हद तक कह सकते हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स इस खबर के चलते एक्सपोर्ट जो हैं उसे कम या ख़त्म करने के बारे में सोचेंगे, और डोमेस्टिक मार्केट्स में स्टील के एक्सपोर्ट स्टील की बिकवाली जो है उसको करने की कोशिश होगी, जिसके चलते सप्लाई जो है ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। और क्लियरली अगर सप्लाई ज़्यादा मार्केट में आ जाएगी एक साथ तो प्राइस करेक्शन होने के पूरे आसार नज़र आ सकते हैं। कई सारे सेक्टर्स पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। ऑफकोर्स स्टील सेक्टर पर खास तौर से नज़र रखें, लेकिन इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, इन तमाम स्पेसेस के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं, क्योंकि स्टील काफ़ी हद तक इनमें इस्तेमाल होता है, और अगर प्राइस करेक्ट होते हैं तो सीधे तौर पर